नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर उनके पास कितनी शक्ति है और हमारे देश की व्यवस्था में उनकी असली जगह क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही जवाब आएगा, प्रधानमंत्री। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। इसका जवाब उतना सीधा नहीं है और इसकी गुत्थी राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर उनकी क्या भूमिका है। फिर राष्ट्रपति पद तक का रास्ता कैसा होता है, उनके पास कौन कौन सी शक्तियों का भंडार है, उन पर क्या सीमाएं और महाभियोग की प्रक्रिया है, और आखिर में इन सब के बाद उनकी असली स्थिति क्या बनती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। राष्ट्रपति को आखिर भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है और इसका असल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 52 बहुत साफ साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं। उन्हें देश का पहला नागरिक माना जाता है और वो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का एक प्रतीक हैं। सरकार के जितने भी काम होते हैं वो औपचारिक तौर पर उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। मगर कोई इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता कैसे है? आइए अब दूसरे खंड में चलते हैं और राष्ट्रपति बनने की इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। पहली तो ये कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो चुकी हो। और तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम और आप, मतलब आम जनता, सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करती। उनका चुनाव एक खास समूह करता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और ये चुनाव भी सीधा साधा एक व्यक्ति एक वोट वाला नहीं होता। यहाँ हर वोट की एक वैल्यू होती है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक विधायक के वोट की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राज्य की आबादी कितनी है, ताकि हर राज्य को बराबर का महत्व मिले। और ठीक इसी तरह सांसदों के वोटों की वैल्यू भी निकाली जाती है। इस पद का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। फिर 2007 में प्रतिभा पाटिल जी ने पहली महिला राष्ट्रपति बनकर एक नया इतिहास रचा, और 2022 से द्रौपदी मुर्मू जी इस पद की गरिमा बढ़ा रही हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी होती है? हमारा तीसरा खंड इसी शक्तियों के भंडार के बारे में है। राष्ट्रपति की शक्तियां ना किसी एक दायरे में बंधी नहीं हैं। वो कई अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, यहाँ तक कि इमरजेंसी लगाने की शक्तियां भी। मतलब एक बहुत बड़ा कैनवस है। अगर हम कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। देश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, सबकी नियुक्ति वही करते हैं। और तो और हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होते हैं। कानून बनाने के मामले में भी राष्ट्रपति का रोल बहुत अहम है। वही संसद का सत्र बुलाते हैं और अगर चाहें तो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत वो ये है कि संसद से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो। और हाँ, जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो तो वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, जिसकी ताकत कानून के बराबर होती है। बिल पर साइन करने के मामले में राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। आत्यंतिक वीटो से वो बिल को पूरी तरह मना कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके वो बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति ना तो हाँ कहते हैं ना, बस बिल को अपनी जेब में रख लेते हैं। मतलब उस पर कोई फैसला ही नहीं लेते और बिल वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी शक्तियों के बाद ये सोचना भी लाजमी है कि क्या इन पर कोई रोक टोक भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए हमारे चौथे खंड में महाभियोग और दूसरी सीमाओं पर एक नजर डालते हैं।
राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी हाउस में हो सकती है, फिर दूसरे हाउस में उसकी जांच होती है और इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा कठिन और गंभीर है कि आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। जी हाँ, एक भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों पर जो सबसे बड़ी लगाम है वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 74। ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति को अपने सारे काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करने होंगे, और यही वो लाइन है जो उन्हें एक नाम मात्र का यानी नॉमिनल हेड बनाती है। तो फिर इन सारी शक्तियों और सीमाओं को एक साथ रखकर देखें तो राष्ट्रपति की असली पोजीशन है क्या? चलिए अपने आखिरी खंड में इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करना। देखिए, भारत के राष्ट्रपति होते हैं हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र के प्रमुख, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार चलाने की असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख नहीं। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन देश पर शासन नहीं करते। शासन करने का काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैम्प हैं जो बस सरकार के फैसलों पर मुहर लगाते हैं, या फिर वो संविधान के एक बहुत जरूरी रक्षक हैं जो देश की अंतरात्मा के प्रहरी के तौर पर काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ में छिपा है।